हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्न विद क्रिस्पी पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो अपना वैदिक पीरियड का सीरीज स्टार्ट करी हूँ, हड़प्पा सभ्यता का सीरीज खत्म करने के बाद एंड करने के बाद, तो उसका आज मैं ये सेकंड वीडियो लेके आ रही हूँ। सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में मैं हड़प्पा फर्स्ट पार्ट में मैं आर्यों के बारे में बताई थी कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कौन है, के बारे में बताई थी। एक छोटा सा वीडियो है 14 मिनट का। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो देखने से पहले, ये देखने के बाद या पहले आप जाके पहले वाले वीडियो को जरूर विजिट करें। और अगर आप लोग को पसंद आए मेरे चैनल तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैदिक पीरियड से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये फिक्स टॉपिक है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट वालों का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि उन लोगों को ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही रहता है। थोड़ा सा डीप आजकल क्वेश्चन जाता है, और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं अगर आप लोग पूरे सभ्यता को अच्छे से समझ लेते हैं। और मैं जो ये कंटेंट लेके आई हूँ, ये उपेंद्र सिंह से लाई हूँ बना के, तो ये बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत नॉलेजेबल है। अगर आप लोग को क्लास देखने के बाद पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक वैदिक युग। इतिहासकार वैदिक ग्रंथ संग्रह को दो भागों में विभाजित करते हैं। इतिहासकार जो है वैदिक ग्रंथ के दो संग्रह को दो भागों में विभाजित करते हैं, प्रारंभिक और उत्तर, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। हालांकि प्रारंभिक अध्ययन अधिक जटिल है। प्रारंभिक अध्ययन जो हुई है उत्तर वैदिक पीरियड का, वो काफी जटिल है। आंतरिक कालक्रम का संकेत देते हैं। जटिल आंतरिक कालक्रम यानी कि उनका जो कालक्रम है वो क्लियर नहीं है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद संहिता की पारिवारिक पुस्तकों को संदर्भित करता है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य जो है वो ऋग्वेद संहिता की पारिवारिक पुस्तकों को संदर्भित करता है। उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद संहिता की पुस्तकें 1, 8, 9 और 10, साम, यजुर और अथर्ववेद की संहिताओं और चारों वेदों से जुड़ी ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को शामिल किया गया है। बाद के इन ग्रंथों में से मंत्र के अंश सबसे पहले है। बाद का जो ग्रंथ मिला है उसमें मंत्र का जो अंश है वो सबसे पहले है, यानी कि प्रारंभिक ग्रंथों में मंत्रों का जो अंश है वो बाद में होगा, सबसे पहले नहीं होगा। इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। उपनिषद वेदों के बाद आप देख सकते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों के दो व्यापक स्तर में परिलक्षित सांस्कृतिक चरणों को प्रारंभिक और उत्तर वैदिक संस्कृतियों के रूप में जाना जाता है। वैदिक राजनीति। चलिए आज हम ऋग्वैदिक राजनीति के बारे में जानते हैं। पहले हम उनके सामाजिक स्थिति के बारे में जाने थे पहले वीडियो में, अब उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद युद्धरत और जनजातियों की आभा से भरा हुआ था। ऋग्वेद जो है वो हमेशा युद्ध में लीन रहा है, ऐसा जनजातियों के बारे में उनके ऋग्वेद में बताया गया है। युद्ध में ज्यादा लगे रहने की वजह से उन जनजातियों को युद्धरत आभा से भरा हुआ कहा गया है। लगभग 30 जनजातियों और कुलों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 30 जनजातियों और कुल का वर्णन किया गया है। 5 जनजातियों में यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु और द्रुहियों को सामूहिक रूप से 5 लोक यानी कि पंचजन, पंच क्रिस्तिया या पंच मनुषा के रूप में जाना जाता है। अगर एग्जाम में आ सकता है कि पंचलोक और पंचजन किसे कहा गया है, उसमें से ऑप्शन रहेंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पुरु और भारत दो प्रमुख जनजातियां हैं। पुरु और भरत जो है वो दो प्रमुख जनजातियां हैं। शुरू में ऐसा प्रतीत होता है कि वे सहयोगी रहे, लेकिन किसी बिंदु पर वे अलग हो गए। मतलब ऐसा माना जाता है कि पुरु और भरत जो थे वो स्टार्टिंग में
एक दूसरे के सहयोगी थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में वो एक दूसरे के विरोधी हो गए, यानी कि वो एक दूसरे से अलग हो गए। ऋग्वेद में त्रासदस्यु नामक पूर्वों के एक प्रमुख का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक त्रासदस्यु के नाम के पूर्वों का एक प्रमुख उल्लेख है। इसमें देवदास नाम के एक प्रसिद्ध भरत राजा का भी उल्लेख है और दास शासक सांबरा पर उनकी विजय का वर्णन है, जिनके पास कई पर्वतीय किले थे। ऋग्वेद संहिता की पुस्तक 7 में वर्णित 10 राजाओं की लड़ाई दशाराजना का वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो सकती है। इस लड़ाई में दिवोदास के पोते भरत प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पुरु, यदु, तुर्वसा, अनु, द्रह्यु, अलीना, पक्त, भालना, शिव और विस्नीन। इस महासंघ के एक भाग के रूप में उनके पूर्व सहयोगियों पूर्वों का उल्लेख इंगित करता है कि राजनीतिक गठबंधन नाजुक और बदलते रहते थे। पूर्वों का जो उल्लेख इंगित करता है कि राजनीतिक जो गठबंधन थी वो नाजुक थी, समय के साथ बदलती रहती थी, वो एक अस्थाई गठबंधन नहीं था, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता था। महासंघों के भागों से ऐसा पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भरत पुरोहित विश्वामित्र को युद्ध से पहले वशिष्ठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भरत और पुरोहित विश्वामित्र को युद्ध से पहले वशिष्ठ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। विश्वामित्र के स्थान पे वशिष्ठ को प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो कि पर्दे के पीछे के एक पुनर्गठन यानी कि रीअलाइंसमेंट को दर्शाता है। और ये जो रीअलाइंसमेंट हुआ, इसके वजह से युद्ध भी हुई। चलिए आगे हम देखेंगे। दसराग युद्ध। पारुशनी यानी कि राबी का प्राचीन नाम है पारुशनी नदी के तट पर महान युद्ध हुआ था। भरत नदी पर एक प्राकृतिक बांध तोड़कर जीते। यमुना पर चलते हुए उन्होंने भेरा नाम के एक स्थानीय शासक को पराजित किया। सुदास अंततः सरस्वती के किनारे बस गए और अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन करके राजनीतिक सर्वोपरिता की उनकी जीत और स्थिति का जश्न मनाया। राजन शब्द या राजा ऋग्वेद के पारिवारिक पुस्तकों में कई बार आया है। चूंकि एक पूर्ण राजशाही राज्य अभी तक उभरा नहीं था, इसलिए इस शब्द का राजा के बजाय मुखिया या नोबल के रूप में सबसे अच्छा अनुवाद किया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, टेक्निकल ग्लिच हो गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। भजनों से यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि राजन किसी जनजाति, कबीले और कबीले के खंड या कई कबीलों का प्रमुख था या नहीं, लेकिन उनका मुख्य काम अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें युद्ध में जीत की ओर ले जाना था। भजनों से यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि राजन किसी जनजाति या कबीले के खंड या कई कबीलों का प्रमुख था या नहीं, इससे यह पता नहीं चलता है, लेकिन उनका मुख्य काम अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें युद्ध में जीत के ओर ले जाना था। गोप या गोपति। गोप या गोपति पशुओं के स्वामी के रूप में या मुखिया का संदर्भ यह इंगित करता है कि पशुओं के झुंड की रक्षा करना और बढ़ाना उनकी अन्य प्रमुख भूमिका थी। शाही पुजारी ने राजन के साथ युद्ध में भाग लिया, प्रार्थनाओं का पाठ किया और अनुष्ठानों के प्रदर्शन की निगरानी की।
वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे शाही पुजारियों का महत्व कई वैदिक भजनों में परिलक्षित होता है। वैदिक भजनों में वशिष्ठ और विश्वामित्र के बारे में कहा गया है, जिस भजन से इनके बारे में पता चलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण थे भजनों से इनके बारे में पता चलता है। बलि एक देवता को दी गई भेंट को संदर्भित करता है। इसका अर्थ यह भी है कि कबीले के लोगों द्वारा राजन को समय समय पर उपहार प्रदान किए जाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपहार युद्ध में पराजित जनजातियों से लिया गया था। एक नियमित कराधान प्रणाली अभी तक सामने नहीं आई थी। वैदिक पीरियड में अभी तक कोई नियमित कर लेने की जो प्रथा है वो अभी तक नहीं आई थी। ये जो नियमित कर लेने की प्रथा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में भी नहीं स्टार्ट हुई थी। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में स्टार्ट हुई थी। ऋग्वेद में सभा और समिति जैसे सभाओं का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि सभा एक छोटी और अधिक कुलीन सभा थी। सभा जो थी वो एक छोटी सी सभा थी, उसमें अधिक कुलीन यानी कि प्रतिष्ठित और वृद्धजन लोग बैठते थे, और वो छोटी सी सभा थी, उसमें ज्यादा सदस्यों की संख्या नहीं होती थी। जबकि समिति जो थी वो एक बड़ी सभा थी, यानी कि उसमें ज्यादा लोग बैठते थे, और समिति का कार्य होता था राजा का चुनाव करना, यानी कि जिसमें कि राजा की अध्यक्षता में एक बड़ी सभा होती थी समिति। सभा यह बड़ों का एक चुनिंदा निकाय था, जैसा कि अभी हम बताए कि वृद्धजन और प्रतिष्ठित लोगों का एक चुनिंदा निकाय था। राजा को प्रशासन की सलाह देता था। इसने देहाती मामलों पर चर्चा की है। देहाती मामलों पर चर्चा की और न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का प्रदर्शन किया। न्यायिक अधिकार का प्रयोग किया और सभा के प्रमुख को सभापति के रूप में जाना जाता है। समिति यह सबसे लोकप्रिय सभा थी और इसमें आम लोग शामिल थे। समिति मुख्य रूप से राज्य के राजनीतिक व्यवसाय को देखती थी। यह राजा का चुनाव भी करता था। समिति के मुखिया को पति कहा जाता था। यह दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा करता था और धार्मिक समारोह और प्रार्थनाओं से संबंधित था। संदर्भों से पता चलता है कि राजन को समिति द्वारा चुना गया और फिर से निर्वाचित किया गया। हो सकता है कि ऐसी सभाओं ने संसाधनों के विवरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। स्रोत सदस्यों के बीच सद्भाव की इच्छा व्यक्त करते हैं। सभा एक साथ बोले, अपने मन को सभी एक समान होने दे। विधत को विविध कार्यों के साथ एक आदिवासी सभा के रूप में समझा गया है। विधत जो है उनके विविध कार्यों से पता चलता है कि ये जो सभा है वो आदिवासियों की सभा थी। ऋग्वेद में विधत का उल्लेख 122 बार है। ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होता है। विधत धर्मनिरपेक्ष धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए बनाई गई एक सभा थी। ऋग्वेद ने केवल एक बार महिला के सभा के साथ संबंध का संकेत दिया है, जबकि विधत अक्सर महिला या महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ऋग्वेद में केवल एक बार सभा में महिला का सदस्य होने का संकेत मिलता है, लेकिन विधत में महिलाओं का सदस्य और उनकी भागीदारी का उल्लेख कई बार मिला है। पुरुषों के साथ विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया करती थी महिलाएं। पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक इकाइयों के लिए कई शब्द हैं, जिनमें से कई रिश्तेदारी पर आधारित थे। इनमें जन, विश्व, गण, ग्राम, गृह और कुल शामिल हैं।
हालांकि उनका सटीक अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होता। ऋग्वेद के जन का अनुवाद जनजाति के रूप में किया जा सकता है। विष का अक्सर जन सामान्य के रूप में या कबीले के रूप में और गण का अंश के रूप में अनुवाद किया जाता है। ग्राम, जिसका बाद में गांव का मतलब आया था, मूल रूप से लोगों के एक चलायमान समूह को संदर्भित करता है। प्रतीत होता है जो रिश्तेदारी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी। पशुचारण, कृषि और अन्य व्यवसाय। किताबों में घोड़े, बकरी और भेड़ जैसे पशुओं का जिक्र किया गया है, लेकिन मवेशियों को स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा बेशकीमती माना गया है। सो फ्रेंड्स, वैदिक पीरियड बहुत उत्तर वैदिक और अर्ली वैदिक को मिला के ये जो पीरियड है ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है और इसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरे लॉन्ग वे में इसका क्लासेस अटेंड करूं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोगों को कंसाइज वे में चाहिए, मतलब शॉर्ट नोट्स में, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें। या फिर क्वेश्चन आंसर के वे में अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। गौ को मध्य प्रत्यय के रूप में कई युद्ध शब्द जैसे कि गविष्टि, गवेषणा, गोसु और गाव्या यह बताते हैं कि कई लड़ाइयां गोधन सहायता से प्रभावित थी। ये जो शब्दों का उल्लेख हुआ है उससे यह पता चलता है कि उस टाइम में जो लड़ाइयां होती थी वो गोधन के सहायता से प्रभावित थी, यानी कि गायों के लिए युद्ध हुआ करती है। गोधन के महत्व के आगे के संकेत अन्य शब्दों से आते हैं जिनमें गौ मध्य प्रत्यय होते हैं और जनजाति प्रमुख को जना, साया, गोपा के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट्स करें क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आई थिंक 2021 या 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। समय के पैमानों को मापने का जो शब्द था उसे क्या बोला जाता था? जैसे गोधूली का मतलब होता है शाम, समगवा का मतलब होता है सुबह। क्षेत्र या दूरी के मापने में गवयुति और गोचरमन शामिल थे। तो ये जरूर से अपने आप कॉपी में या स्टिकी नोट्स में जरूर लिख ले। भैंस को गौरी या गवाला के नाम से जाना जाता था। बेटी दोहित्री वह जो गायों का दूध निकालती थी। एक नायक के लिए गोजीत यानी कि गायों के विजेता, नायक के लिए जो शब्द का प्रयोग होता था गोजीत। और एक धनी व्यक्ति जो कि गोमत यानी कि पशुओं का स्वामी के रूप में जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। भगवान इंद्र का एक विशेषण गौपति पशुओं का स्वामी था। विभिन्न कृषि उपकरणों के संदर्भ के साथ वप यानी कि बोना, कृषि, खेती करना क्रियाएं आई है। हल के लिए फला यानी कि लंगाला और सिरा शब्द है जो कि लकड़ी के बने हुए होंगे। अन्य उपकरणों में कुदाल यानी कि खनित्रा, दरंती, दात्रा या श्रेणी और कुल्हाड़ी यानी कि परसु, कुलीसा शामिल थे। तो इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, वैदिक पीरियड में जो बोला जाता था और अभी जो बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्षेत्र शब्द के अर्थों की एक श्रृंखला है जिसमें एक खेती का क्षेत्र भी शामिल है। स्रोतों में खेती के लिए खेतों के समतलीकरण और उपजाऊ खेतों की इच्छा, उर्वरा और बारिश में से भीग जाने, सिंचाई, सीता से समृद्ध फसल का उत्पादन करने का उल्लेख किया गया है। अनाज के लिए एकमात्र शब्द यावा यानी कि जौ अनाज के लिए एक सामान्य शब्द है और धान्य अनाज के लिए एक सामान्य शब्द है। स्रोत योद्धाओं और पुजारियों, पशु,
पालकों और किसानों, शिकारी, नाई और मदिरा व्यापारी को संदर्भित करता है। उल्लेखित शिल्प में रथ बनाना, गाड़ी बनाना, बढ़ईगिरी, धातु कर्म, चर्म शोधन, धनुष और धनुष पचांचा का निर्माण, सिलाई, बुनाई, घास या सरकंडे से चटाई बनाना शामिल है। इनमें से कुछ व्यवसाय में शिल्प पूर्णकालिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। काफी लॉन्ग वीडियो होने की वजह से थ्योरी क्लास बोरिंग लगने लगता है, इसलिए मैं छोटी-छोटी क्लासेस लेके आ रही हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे और आप लोग पूरी क्लास कंप्लीट करें और मजा आए आप लोगों को पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसे ही मेरे चैनल पे वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।